हेलो फ्रेंड्स, बीएफएम के कुछ और इम्पोर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने बोल लिए हैं जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी आपका जो जुलाई 2024 में एग्जाम हुआ था बीएफएम का, वो कुछ क्वेश्चंस है। उसके अलावा उससे पहले भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सबको मिला के मैंने आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे रेडी किए। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम हाउ मच इज अ स्टूडेंट अलाउड टू रिमिट फॉर एक्सपेंस ऑफ $4 लाख फॉर स्टडिंग इन फॉरेन कंट्री। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है मिस्टर ए, और उसको किसी फॉरेन कंट्री, मान लीजिए यूएसए में पढ़ाई करनी है, और उसका स्टडी का जो कॉलेज का फी है वो $4 लाख है। तो इसमें ऑप्शन है कि वो कितनी पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, $2,50,000, 4 लाख, 5 लाख एंड $1 लाख। तो अगर हम एलआरएस की बात करें, लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम में 2,50,000 यानी $2.5 लाख तक आप भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है, और उस एक्सेप्शंस में से एक चीज है स्टडी। अगर आपका कॉलेज में फीस ही $4 लाख जाएगा तो उस केस में आप 4 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है कॉलेज का आपको फीस स्ट्रक्चर वो सब दिखाना पड़ेगा कि हाँ इतनी फीस हमारे कॉलेज में जमा करनी है, तो उस केस में आप 4 लाख तक का भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कितने तक का पेमेंट कर सकते हैं? सेकेंड, यानी $4 लाख। क्यों? क्योंकि फीस ही हमारा कितना है यहाँ पे फ्रेंड्स, 4 लाख का फीस है। तो सेकेंड ऑनली हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, कोई भी जो रेजिडेंट है, इंक्लूडिंग माइनर, रेजिडेंट में किसी माइनर को भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी माइनर है या कोई भी रेजिडेंट है, तो वो $2.5 लाख तक ही जो है पर फाइनेंशियल ईयर, ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है फ्रेंड्स, कि एक साल में आप $2.5 लाख तक ही भेज सकते हैं। और साल का लिमिट $2.5 लाख है। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एलआरएस का लिमिट कितना है, जो कि आपका $2,50,000। इसको लेके आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपका इस स्टडी वाले को लेके पूछा गया था। तो इस टाइप के दो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जुलाई 2024 में, जो आपका एग्जाम पूछा गया हुआ था तब। तो यहाँ पे बोला है क्योंकि वो स्टूडेंट जो है अपना एस्टिमेट दिखाएगा, अपना फीस स्ट्रक्चर दिखाएगा, अगर वहां पे 4 लाख मेंशन है तो उस केस में एक फाइनेंशियल ईयर में आप 4 लाख तक का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ओनली, यानी $4 लाख हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। Which of the following statement about exchange earner foreign currency account is true? Exchange earner foreign currency एक अकाउंट होता है, ठीक है, तो इसके बारे में कौन से फीचर्स सही है? इट इज इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट। तो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी एक तरीके का करंट अकाउंट होता है फ्रेंड्स। तो करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, इसीलिए इसमें भी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड है, इट अलाउज क्रेडिट फैसिलिटीज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ बैलेंस। बोल रहे कि जो भी आपका बैलेंस है उसको सिक्योरिटी मान के इसमें लोन दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है, ऐसी कोई फैसिलिटी इसमें नहीं दी जाती है। तीसरा ऑप्शन है, एक्सपोर्टर्स कैन क्रेडिट अप टू 100% ऑफ इनवर्ड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। यस, यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट का। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है, मान लीजिए ए है, वो कोई ए है एक एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर कौन होता है फ्रेंड्स? जो कोई सामान बना के बाहर बेचता है। मान लीजिए ए है, ए ने अपना सामान यूएसए में बेचा, तो बदले में उसको पेमेंट मिली कौन सी? फॉरेन करेंसी, यानी डॉलर में उसको पेमेंट आई। अब उसके पास अगर ये वाला अकाउंट है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो उस अकाउंट में वो अपनी पूरी की पूरी फॉरेन करेंसी को डॉलर में ही रख सकता है। बट इससे उसको फायदा क्या होगा? इससे जो है एक्सपोर्टर को ये फायदा होगा कि मान लीजिए एक्सपोर्टर को बाहर से रॉ मटेरियल खरीदने हैं, तो बाहर से अगर वो कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि वही की करेंसी में पेमेंट करनी रहेगी। तो अगर आपके पास एक ऐसा खाता है जिसमें फॉरेन करेंसी रखी हुई है, तो जो एक्सपोर्टर है उसको बाहर से कुछ मंगवाना है, बदले में उसको बाहर अगर पेमेंट करनी है, तो वो सीधे ही अपने इस खाते से, फॉरेन करेंसी तो है यहाँ पे, तो सीधे फॉरेन करेंसी को भेज सकता है। तो ये फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि उसका एक्सचेंज रिस्क जो है वो बच जाएगा, क्योंकि अगर वो बाहर से मान लीजिए यूएसए से उसको पेमेंट मिल रही है, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर रहा है, फिर बाद में आपको उसको क्या करना है कि फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, तो वो दोबारा रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है, तो दो बार उसको एक्सचेंज रेट रिस्क फेस करना पड़ता। पर क्योंकि उसके पास ये वाला खाता है, तो वो आसानी से अपनी जो फॉरेन पेमेंट आ रही है इस खाते में रख सकता है। बट हाँ, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये एक टाइप का करंट अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो भी पेमेंट मिलेगी पूरा 100% पेमेंट वो इसमें रख सकता है। बैलेंस कैन ओनली बी यूज फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस पैसे को भेज सकता है। ठीक है, उसको यूज कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सी है ना फ्रेंड्स, थर्ड ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें
हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो आपका एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, इससे जो है एक्सपोर्टर को ये फायदा होता है कि जो भी उनका पेमेंट है, इनवर्ड पेमेंट मतलब उन्होंने यूएसए में सामान बेचा, बदले में उनको पैसा मिला है, फॉरेन करेंसी मिली है, तो इनवर्ड मतलब उनके पास आई है, तो वो 100% पेमेंट को अपने इस EEFC यानी एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में वो रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि एक टाइप का करंट अकाउंट की तरह ही काम करता है, और ना ही इसमें कोई लोन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी में $1 लाख रखे हैं तो बैंक जाके वो ये नहीं बोल सकता कि $1 लाख के बदले मुझे कोई लोन दे दो, ऐसे कोई सुविधा इसमें नहीं मिलती है। हु कैन ओपन डायमंड डॉलर अकाउंट? तो ये भी एक टाइप का अकाउंट होता है, जैसे आपने अभी एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट देखा ना, तो वैसे ही एक टाइप का अकाउंट होता है जो कि है डायमंड डॉलर अकाउंट। तो ये खाता कौन खुलवा सकता है? एनी एक्सपोर्टर, कोई भी एक्सपोर्टर खुलवा सकता है? नहीं, ये गलत है, सभी एक्सपोर्टर्स को नहीं खुलवा सकते। सेकेंड है एक्सपोर्टर इंपोर्टर डीलिंग इन डायमंड। यस, जो भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर डायमंड में डील कर रहे हैं, डायमंड, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, बाहर से रॉ डायमंड आता है और उसकी पॉलिश कटिंग करा के वापस भेजा जाता है, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है। तो जो डीलर डायमंड में डील कर रहे हैं, तो सिर्फ वही वाले जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है वो इस वाले खाते को खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी वाली बात, दूसरा बी जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। तीसरा ओनली गवर्नमेंट अप्रूव एक्सपोर्टर, तो जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया वो वाले एक्सपोर्टर, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उसके यूनिट्स में जो काम करता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर, उसको ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी यानी 2 ओनली। Only exporter importer dealing in rough and polished diamond और polished stud jewelry with a track। तो कम से कम 2 साल का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है वो कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए। तो जो टर्नओवर है वो कम से कम 3 करोड़ का हो, और कम से कम 2 साल तक आप इस चीज में डील कर रहे हो, उसके बाद आप ये डायमंड डॉलर अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड डॉलर अकाउंट? एक एक्सपोर्टर मैक्सिमम कितने डायमंड डॉलर अकाउंट खुलवा सकता है? कितने खुलवा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 5 और 10। तो सिर्फ जो 5 है ना, 3, 5 ओनली, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक एक्सपोर्टर मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स इस बार जुलाई 24 में ना, आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम लिमिट विद इन विच फुल एक्सपोर्ट वैल्यू मस्ट बी रियलाइज एंड रिपोर्टेड टू इंडिया? मान लीजिए आप एक्सपोर्टर है, ठीक है, आप है एक्सपोर्टर और आपका नाम क्या है फ्रेंड्स? आपका नाम है मिस्टर ए। तो आपने क्या किया कि यूएसए में कोई सामान बेचा, तो बोल रहे हैं कि जब आप कोई सामान बेचते हैं, जब भी आप कोई डील करते हैं, तो मैक्सिमम कितने टाइम पीरियड में जो है पेमेंट मिल जानी चाहिए? जो पेमेंट है वो रिपोर्टेड टू इंडिया, मतलब कितने टाइम में पेमेंट आ जानी चाहिए? अगर आप यूएसए में कुछ बेच रहे हैं तो नॉर्मल से बात है डॉलर या फॉरेन करेंसी ही आएगी, तो उसका टाइम लिमिट को लेके क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने टाइम में पेमेंट आनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, वो स्टैंडर्ड टाइम कितना है, मतलब कितने टाइम में पेमेंट आ ही जानी चाहिए। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 6, 9, 12 और 15 मंथ्स। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे 9 मंथ्स, कि 9 मंथ्स का टाइम होता है कि कोई भी एक्सपोर्टर अगर कुछ डील कर रहा है तो 9 मंथ्स के अंदर अंदर उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो सेकेंड यानी 9 मंथ्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही चीज लिखी है कि रियलाइजेशन ऑफ बिल और उसका जो पेमेंट है उसका फुल वैल्यू रिपोर्टेड के आने में 9 मंथ्स का टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम आपका 9 मंथ्स होता है। अंडर विच सर्कमस्टांस कैन रियलाइजेशन पीरियड भी एक्सटेंडेड टू 15 मंथ? अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था ना फ्रेंड्स कि 9 मंथ का टाइम होता है, बट किसी किसी केस में ये 15 मंथ का टाइम होता है। ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। तो वो कौन सा केस होता है? व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अ वेयरहाउस आउटसाइड इंडिया। जब आपने, जो एक्सपोर्टर है उसने क्या किया, उसने यूएसए में जो है किसी पर्सन को नहीं बेचा। अभी यूएसए में मान लीजिए इसका एक वेयर हाउस था, वेयर हाउस उसको बोलते हैं जहां पे जब तक कोई सेलर नहीं मिलता, टेम्पररी पर्पस के लिए आप कुछ टाइम के लिए वेयर हाउस में सामान रखवाते हो। ठीक है, जब सेलर मिलेगा तो वेयर हाउस से लेकर उसको बेच दोगे। तो जब एक्सपोर्टर ने जो है सामान बाहर बेचा तो है, भेजा है, बट किसी पर्सन को बेचा नहीं है, वो उसने अपने वेयर हाउस में रखा है। अगर उसने अपने वेयर हाउस में रखा है तो उस केस में ये जो टाइम है वो 15 मंथ्स का टाइम होता है। ठीक है, व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अ वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया। तो जो एक्सपोर्टर था उसने गुड्स अपना इंडिया से बाहर जो उसका वेयर हाउस है वहां पे रखवाया गुड्स, तो उस केस में जो पेमेंट आने में 15 महीने का टाइम दिया जाता है। स्टैंडर्ड जो टाइम है रियलाइजेशन का वो 15 मंथ्स होता है। इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड अंडर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, बोल रहे कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसके तहत आपने गुड्स बेचे तो आपको 15 मिनट मिले, 15 महीना मिलेगा, ये गलत है। When the exporter is a small business, जब वो छोटा बिजनेस है तो उसको 15 महीना मिलता है, ये भी गलत है। If exporter is facing financial difficulty, अगर उसको
फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रहा है तो ये 15। ये बाकी बातें सारी गलत है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी ए आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया गया फ्रेंड्स कि जो टाइम आपका 15 मंथ्स का हो जाता है, कब, जब गुड्स आप क्या कर रहे हैं, इंडिया से बाहर आपने कोई वेयर हाउस रखी है और उस वेयर हाउस मतलब एक तरीके का स्टोर रूम समझ सकते हैं, जहां पे गुड्स को स्टोर किया जाता है टेम्पररी पर्पज के लिए। ठीक है, तो अगर इंडिया से बाहर आपकी कोई वेयर हाउस है, वहां पे आपने गुड्स को भेजी है, तो उस केस में लेकिन आपको पहले से आरबीआई का परमिशन लेना होता है। ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर है आरबीआई के परमिशन के बाद वेयर हाउस में गुड्स को भिजवा रहा है, तो उस केस में जो टाइम है वो 15 महीने का होता है। जनरली आपका 9 मंथ्स का ही रहता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इशूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, एक तरह का आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो भी कंपनीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, तो उनको क्या करना होता है, ये नंबर लेना होता है, आईईसी नंबर, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। तो कौन सी एंटिटी है जो इस कोड को इशू करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? नहीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड? यस, ये आंसर आपका सही है। तो जो आपका डीजीएफटी होता है वो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर को देता है, आपको इश्यू करता है। ठीक है, फिर आगे FIEC, EO और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो बाकी ऑप्शंस गलत है, सिर्फ जो डीजीएफटी है यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वो जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर देती है। किसको देती है? वो लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डील करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड ओनली, डीजीएफटी आपका आंसर हो जाएगा। आईईसी नंबर इज इशूड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको एक नंबर दिया जाता है, एक तरह से आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर समझ सकते हैं। तो वही होता है आईईसी कोड, और ये जो है डीजीएफटी के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, तो सेकेंड ओनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यही क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि आपके जो बेसल 3 है उसमें कितने पिलर्स थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बेसल सेकंड में कितने पिलर्स है, तो आंसर हो जाएगा 3 पिलर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन था, तो उन्हीं तीनों पिलर्स के ऊपर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पिलर्स ऑफ बेसल सेकंड। तो बेसल सेकंड के कौन कौन से पिलर्स हैं? तो इस पिलर 1 में जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की गई है, पिलर 2 में सुपरवाइजर रिव्यू की बात की गई है, और पिलर 3 में मार्केट डिसिप्लिन की बात की गई है। तो बेसल 3 में सारे ही पिलर है, तो आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। थोड़ा सा देख लेते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसल 3 में 3 पिलर है, पिलर 1, 2 एंड 3। जो पिलर 1 है, इन 3 पिलर को याद करने का ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। मिनिमम सुपर मार्केट। ठीक है, मिनिमम सुपर मार्केट, मिनिमम सुपर मार्केट मतलब इसको याद करने का ट्रिक है ये। ठीक है, तो मिनिमम मतलब क्या होगा? मिनिमम मतलब होगा कि मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी बैंकों को कम से कम 9% रखनी चाहिए। तो पहला क्या होगा, मिनिमम आपकी ट्रिक होगी याद करने की, तो हो जाएगा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो बेसल सेकंड है उसका पिलर बोलता है 1, ये बोलता है कि बैंकों को कम से कम जो कैपिटल है 9% की तो रखनी ही चाहिए एज पर आरबीआई। सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू, यानी जो आरबीआई है वो सुपरवाइज करेगा, वो देखेगा कि बैंक सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। आप लोगों ने ICAAP देखा था ना, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसीजर, तो वही आपका सुपरवाइजर रिव्यू के तहत होता है। ICAAP हर बैंक को स्टैब्लिश करना होता है, और ICAAP क्या होता है कि बैंकों का रिस्क कितना और उस हिसाब से उनको कितनी कैपिटल रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपका सुपरवाइजर रिव्यू में आ जाता है। यानी आरबीआई जो है वो सुपरवाइज करता है। जैसे कोई बच्चा है तो टीचर्स उसको स्कूल में पढ़ाएगा, तभी तो वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करेगा, अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे सुपरवाइजर रिव्यू में ये होता है कि आरबीआई बैंकों पे नजर रखता है किस तरह से कि बैंक क्या करे, अपनी प्रॉपर ICAAP बनाए या इस तरह की चीजें बनाए जिससे अपने रिस्क को कंट्रोल कर सके। क्योंकि बैंक क्या करेगा, सिर्फ प्रॉफिट की तरफ देखेगा, उसका जो रिस्क है उसको देखने का टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर उसको लेके गाइडलाइंस बनाई जाती है। अगर बैंक उसको पूरा नहीं करता तो आरबीआई के द्वारा पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो जो आरबीआई है उसका जो आरबीआई जो सुपरवाइज करने का काम करता है, जो कि हमारा सेकंड पिलर सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस। तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कस्टमर है उनको सही इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। कोई भी बैंक लीजिए लॉस पे जा रहा है तो उसको बताना है कि हाँ हम लॉस मेकिंग है, या बैंकों का एनपी बहुत बढ़ गया, तो बैंकों को बिल्कुल सही डेटा बताना है, ताकि जो शेयर होल्डर है, जो बैंकों के शेयर के मालिक है, और जो भी नए शेयर होल्डर है जो शेयर लेना चाह रहे हैं, उनको बैंकों के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो मार्केट डिसिप्लिन मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर बैंकों का एनपी 10% बढ़ गया मान लीजिए, तो वो सही डेटा उनको बताना है। या अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है या प्रॉफिट घाटे में चल रहा है, तो सही इन्फॉर्मेशन देनी है, वही है मार्केट डिसिप्लिन। तो यही 3 पिलर्स हैं आपके बेसल सेकंड के। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी ऑल दी अबव। तो यहाँ पे मैच कौन सा करता है, 1 2 3, तो सी वाला जो है मैच कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसल सेकंड के 3 पिलर्स है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, और तीसरा हो गया यहाँ पे
मार्केट डिसिप्लिन। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा था, हाउ मेनी इनको टर्म्स आर डिफाइंड इन लेटेस्ट वर्जन। तो जो आईसीसी यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो आपका टर्म्स बताई थी, जो लेटेस्ट उसने अपना वर्जन पब्लिश किया था, तो उसमें कितनी इनको टर्म बताई थी, तो वो थी आपकी 10, 11, 12 या 13। तो आंसर हो जाएगा 11 यानी सेकेंड। 11 टर्म्स बताई गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल है कि कितनी इनको टर्म्स आपकी बताई गई थी आईसीसी के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा 11 इको टर्म्स। ठीक है, वैसे ये होता क्या इनको टर्म्स, जैसे मान लीजिए FOB फ्लाइट ऑन बोर्ड, ठीक है, और इस तरह से जो चीजें होती है ना कि जो बताते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चीजें मूव कर सकती है या ये सब चीजें, तो वो आपका इनको टर्म्स में होता है। इस टाइप का सेटलमेंट को लेके एक दो नंबर क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ भी रखा है। मान लीजिए कैश ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड ऑन मंडे, मंडे को कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो टॉम के केस में सेटलमेंट कब होगी। ठीक है, तो टॉम ये सब चीज आपको थोड़ी बहुत बेसिक मालूम होनी चाहिए, उसके आधार पे आप ये सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए टॉम है, तो टॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा टुमारो, ऐसे याद करने का ट्रिक है टुमारो यानी कल। तो अगर आपका आज एग्जीक्यूट हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन आज हुई है, तो सेटलमेंट कब होगी, टॉम के केस में कल हो जाएगी। तो आज है वेडनेसडे, तो कल क्या हो जाएगा, मतलब ये नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, तो हम मान के चलते हैं कि जो थर्सडे है वो वर्किंग डे ही है नेक्स्ट, यहाँ पे कोई हॉलीडे का कोई बात नहीं किया, तो नेक्स्ट डे को हम वर्किंग डे मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो आज वेडनेसडे को अगर ट्रांजेक्शन हुई है कैश की, तो सेटलमेंट नेक्स्ट डे हो जाएगा यानी कि थर्सडे को। तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे इनकरेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। टर्म ट्रांजेक्शन इज सेटलमेंट द नेक्स्ट वर्किंग डे, तो कैश अगर आज हुआ है तो टर्म आपका कल होता है। कैश का दूसरा नाम होता है रेडी, रेडी या कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, रेडी और कैश ट्रांजेक्शन का सेम ही मतलब होता है, और टर्म तो आपका हो गया टुमारो यानी कि कल। एक और क्वेश्चन है, फॉर ए स्पॉट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन मंडे व्हाट इज द सेटलमेंट डेट। मान लीजिए आपको स्पॉट ट्रांजेक्शन करवानी है जो कि मंडे को एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, तो कब उसका सेटलमेंट होगा। तो मंडे को अगर आपका रेडी एंड कैश है, तो स्पॉट उसके 2 दिन बाद होता है। मान लीजिए रेडी एंड कैश, देखिए यहाँ पे 3 चीजें फ्रेंड्स, एक है रेडी एंड कैश, सेकेंड है आपका टॉम, तीसरा है स्पॉट, उसके बाद होता है फॉरवर्ड। ठीक है, अगर सेम डे पे ट्रांजेक्शन होगी, सेम डे, तो वो होता है आपका रेडी एंड कैश। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे होगी तो वो हो जाएगा टुमारो। नेक्स्ट वर्किंग डे यानी आफ्टर 2 डेज तो हो जाएगा स्पॉट, और 2 डेज के बाद जो भी होगा वो सारा फॉरवर्ड होगा। 3, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम फॉरवर्ड बोलते हैं। तो 4 चीजें यहाँ पे आती है, रेडी और कैश, रेडी और कैश, टॉम, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। रेडी और कैश मतलब सेम डे, टॉम मतलब टुमारो यानी नेक्स्ट डे, इसको आप +1 भी बोल लीजिए कैश या रेडी के हिसाब से। स्पॉट मतलब 2 डेज, और फॉरवर्ड मतलब 3 या उससे आगे के दिन। तो यहाँ पे देखिए मंडे को आपका कैश ट्रांसफर हो रहा है, तो स्पॉट के केस में सेटलमेंट कब होगी, तो स्पॉट का मतलब होता है आफ्टर 2 डेज, 2 वर्किंग डेज। तो मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वेडनेसडे आपका सेकेंड आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। स्पॉट कब होता है, ये 2 डेज के बाद होता है, तो स्पॉट ट्रांसफर 2 डेज के बाद होती है। जब भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसके 2 दिन बाद इसका सेटलमेंट होगा। ठीक है, आफ्टर 2 डेज इसका सेटलमेंट होता है। देयरफॉर इफ एग्जीक्यूटेड ऑन मंडे, तो सेटलमेंट क्या होगा इसका, वेडनेसडे को ये सेटल्ड हो जाएगी, यानी जो फाइनल पेमेंट है वो वहां पे क्रेडिट इसमें हो जाएगी। तो स्पॉट का मतलब क्या होता है, स्पॉट का मतलब होता है आफ्टर 2 डेज। टॉम का मतलब होता है टुमारो यानी नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इसको लेके आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो आपका एग्जाम हुआ था ना, तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिस्क को लेके है। फ्रेंड्स इस बार भी जो टाइप्स ऑफ रिस्क है ना, अलग अलग टाइप के जो बैंकों के रिस्क है, उसको लेके 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसीलिए मैंने रिस्क को लेके कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे भी रखे। व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क प्राइमरी एसोसिएटेड विद। तो जो लिक्विडिटी रिस्क है वो क्या होता है, तो लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लिक्विडिटी का मतलब होता है प्रॉपर कैश। ठीक है, तो इजिली अवेलेबल कैश है तो उसको लिक्विडिटी बोला जाता है। तो बैंकों के लिए लिक्विडिटी रिस्क कब होगा, तो मतलब बैंकों ने क्या किया, मान लीजिए 5 साल की एफडी आई थी और उसको 30 साल के लोन में जो है दे दिया, तो 5 साल बाद कस्टमर अपना एफडी का पैसा लेने आएगा, तो बैंकों के पास पैसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पैसा 30 साल के लोन के पास अटक गया, 30 साल के बाद ही पूरा पैसा आ पाएगा। ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो इस तरह के केस में 5 साल बैंकों को लिक्विडिटी का इशू होगा, उस टाइप के रिस्क को हम लिक्विडिटी रिस्क बोल सकते हैं। तो देखिए, द पोटेंशियल फॉर बैंक असेट टू ड्रेन फास्टर देन इट्स लायबिलिटी, तो बोल रहे जो असेट है वो ज्यादा ज्यादा जो है जल्दी जो है पूरे हो रहे एज कम्पेयर टू लायबिलिटी, ऐसा नहीं है।
इनएबिलिटी टू सेटलमेंट लायबिलिटी ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश। हाँ, ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि कोई भी आपकी लायबिलिटी थी, कोई भी लोन था, उसको आप सेटल नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास कैश नहीं था। ठीक है, लोन को आप सेटल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास कैश नहीं था, तो वो हमारा लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा। तो सेकेंड आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, एडवर्स मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट अफेक्टिंग कैश फ्लो। तो कैश फ्लो की वजह से इंटरेस्ट रेट एडवर्स हो रहा है, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है या अप हो रहा है, तो उससे आपको लॉस हो रहा है बैंकों को। जैसे मान लीजिए लोन है, लोन में इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? बेंचमार्क की वजह से। लोन वाला जो बेंचमार्क है मान लीजिए वो ईबीएलआर है और एफडी वाला मान लीजिए एमसीआरआर है, तो ये वाला बेंचमार्क बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो इसकी वजह से एफडी में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लोन में कम इंटरेस्ट बैंक को मिल रहा है। तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट है उसको एडवर्स बोला जाएगा। ठीक है, वो भी आपका लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट, कोई भी जो आपकी पार्टी है काउंटर पार्टी, तो उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहे। सिर्फ और सिर्फ कैश अवेलेबल नहीं होगा, सफिशिएंट कैश अपनी लायबिलिटी को पूरा, उसी को जो है लिक्विडिटी रिस्क बोला जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड है ना फ्रेंड्स, सेकंड ओनली, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। बैंक अपनी लायबिलिटी को सेटल नहीं कर पा रहा क्योंकि सफिशिएंट कैश उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसी को जो है लिक्विडिटी रिस्क बोला जाता है। व्हाट डज सिस्टमेटिक रिस्क? सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? तो सिस्टमेटिक रिस्क मतलब एक बड़ा बैंक, मान लीजिए एक बहुत बड़ा बैंक है, उसके फेल होने से जो छोटे मोटे बैंक है वो सारे फेल हो जाते हैं, तो उसी टाइप के रिस्क को सिस्टमेटिक रिस्क बोला जाता है। ठीक है, एक बड़ा बैंक फेल होता है, उसके बड़े बैंक के फेल होने से क्या होता है कि छोटे मोटे बाकी बैंक फेल हो जाते हैं, वो होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क। द रिस्क ऑफ सिंगल बैंक फेलियर लीडिंग टू अ वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस, बोल रहे हैं कि एक बैंक, बड़ा बैंक फेल हो गया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, वो होता है सिस्टमेटिक रिस्क। तो पूरा सिस्टम जो है इम्पैक्ट हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बात सही है। द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, तो कोई काउंटर पार्टी अपनी पेमेंट में डिफॉल्ट कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क भी उसको बोल सकते हैं। द रिस्क एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो जो गवर्नमेंट के जो रूल्स के हिसाब से जो है वो आपका डिफरेंट रिस्क है। ठीक है, वो आपका कंट्री रिस्क इस तरह से आ सकता है। द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के वजह से जो फ्लक्चुएशन, मतलब एक्सचेंज रेट घट रहा है बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो रिस्क है उसको आप एक्सचेंज रिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका सिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा? एक बड़ा बैंक फेल होगा, इसकी वजह से छोटे मोटे बैंक फेल हो जाएंगे। तो पहला फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है कि कोई बड़ा बैंक फेल हो गया, इसकी वजह से बाकी छोटे बैंक भी फेल हो जाएंगे, वो होता है आपका सिस्टमेटिक रिस्क। तो फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लीगल रिस्क। लीगल रिस्क किस वजह से होता है? पहला है इनएबिलिटी टू मीट कैश फ्लो, तो आपको कैश फ्लो थी उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो आपकी कैश फ्लो उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो कैश फ्लो आपकी हो रही है, कैश फ्लो ऑब्लिगेशन मतलब कुछ पेमेंट करनी है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो आपका लीगल रिस्क नहीं है, वो आपका एक तरह से लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है कि कैश आपको देना है, आपकी लायबिलिटी आ गई बट आपके पास कैश नहीं हो पा रहा। ठीक है, आप नहीं पे कर पा रहे। सेकेंड है लीगल रिस्क, मतलब सेकेंड है नॉन इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ए काउंटर पार्टी। तो आपने क्या किया कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन वो इन्फोर्स नहीं हो पा रहा, तो वो आपका लीगल रिस्क हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या फिर कोई और क्लॉजेस, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें प्रॉपर ऐसे क्लॉजेस है जिसकी वजह से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे, वो इन्फोर्स नहीं हो पा रहा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बनाया है किसी के साथ बट उसको आप पूरा इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, तो वो आपका एक तरह से लीगल रिस्क में हो जाएगा। मतलब प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन आपने अच्छे से नहीं की है, ठीक है, या फिर जैसे मान लीजिए कस्टमर्स को आपने लोन दिया और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की या उसके ढंग से आपने साइन नहीं लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे कि इसने हमसे लोन लिया है, तो एक तरह से जो आपकी काउंटर पार्टी है उसके अगेंस्ट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसको आप इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, उसको आप कहीं कोर्ट में या कहीं पे आप प्रूफ नहीं कर पा रहे एक तरह से। ठीक है, या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या प्रॉपर क्लॉजेस नहीं है या गलत क्लॉजेस हैं जो आपको प्रूफ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इस तरह के रिस्क को लीगल रिस्क बोला जाता है। तो सेकंड वाला सही है। फ्लक्चुएशन इज इन इंटरेस्ट रेट, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। मिसमैच बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी, ये भी आपका डिफरेंट रिस्क है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए यानी फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा, कंट्री रिस्क इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, तो कंट्री रिस्क किस फैक्टर की वजह से आता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्री अफेक्टिंग कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। यस, मान लीजिए आप है इंडिया में और यूएसए वाले को आपने सामान बेचा, ठीक है, आप है एक्सपोर्टर, अब यूएसए की कंट्री में कोई रूल लग गया कि पेमेंट बाहर नहीं जानी चाहिए, या जो भी वहां के बिजनेसमैन है वो बाहर कोई किसी कंट्री में कोई पेमेंट नहीं करेंगे, कंट्री से बाहर डॉलर नहीं जाना चाहिए, मान लीजिए ऐसा कोई रूल लगा दिया वहां पे सरकार ने, तो उस केस में जो आपके इंपोर्टर है वो पेमेंट तो करना चाहते हैं बट क्योंकि वहां की सरकार ने रोक लगाई है, अब वो अपनी सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकते, तो सरकार ने रोक लगाई है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं,
कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा आपको, तो उस तरीके के रिस्क को कंट्री रिस्क बोल जाता है। ठीक है, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ ए कंट्री अफेक्टिंग कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो पॉलिटिकल कुछ इंस्टेबिलिटी आ गई जिसकी वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोलेंगे इसको, इंस्टेबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो हो जाएगा आपका कंट्री रिस्क। पहला सही है। इंटरेस्ट रेट सेट बाय सेंट्रल, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट सेट किया, ये गलत है, यहाँ पे ऐसा कोई कंट्री रिस्क नहीं बोल सकते। परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ऑन इंटरप्राइज, ये गलत है। लिक्विडिटी अवेलेबल इन लोकल, बाकी चीजें गलत है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन सही मैच कर रहा है कि वहां की जो कंट्री है उसने कोई एप्लीकेशन लगाई है कि यहाँ से पेमेंट नहीं जाना चाहिए, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपका इंपोर्टर है, वो पेमेंट तो करना चाह रहा है पर वहां के गवर्नमेंट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा, तो वो हो जाएगा आपका कंट्री रिस्क। तो सेकेंड ओनली आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि कोई जो कंट्री है उसमें जो आपका काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्टी जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रही, अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रही, क्योंकि वहां की लोकल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं फ्रेंड्स, इंस्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी की इंस्टेबिलिटी को होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है कि वहां के लोग जो है प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर जो है अपनी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो होता है हमारा कंट्री रिस्क। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, ये आपका मेमोरी बेस्ड है, जो जून जुलाई में आपका हुआ था ना क्वेश्चन, आपका एग्जाम, तो ये कॉल रिस्क पे क्वेश्चन था। व्हाट डज कॉल रिस्क रेफर इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी, कॉल रिस्क क्या होता है? तो बैंक क्या करता है, कॉल रिस्क कब बोला जाएगा? मान लीजिए कोई बैंकों की कोई कस्टमर की लायबिलिटी है या बैंकों की कोई मान लीजिए पेमेंट है, अगर क्या कर रहे हैं कि कॉल रिस्क में जनरली क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, जो भी लायबिलिटी है उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। अब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई लायबिलिटी है फॉरेन करेंसी में, मान लीजिए आपको कोई पेमेंट मिल रही है फॉरेन करेंसी में, ठीक है, पर वो पेमेंट नहीं आ रही है, उसका आने में आपको डाउट है, तो आप क्या करते हैं कि जो फॉरेन लायबिलिटी है उसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो लायबिलिटी फॉरेन में है तो आपको एक्सचेंज रेट रिस्क और भी कई सारे रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं, पर अगर वो रुपीस में आ जाएगा तो एक्सचेंज रेट रिस्क से तो आप बच ही जाएंगे। तो फॉरेन लायबिलिटी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना, वही होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब जो फॉरेन लायबिलिटी है उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना, वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉल रिस्क उसी वजह से आता है, जब बैंक क्रिस्टलाइजेशन करता है अपने लोन को, अपने लायबिलिटीज को, तो उस केस में जो रिस्क बैंक फेस करता है वो होता है हमारा कॉल रिस्क। ठीक है, द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, ये गलत है, सॉरी ये सही है। जब लोन का पेमेंट नहीं होता तो उस टाइम पे बैंक ऐसा ही तो करता है ना कि लोन की पेमेंट नहीं आ रही या कहीं से पैसा नहीं आ रहा, तो उस केस में बैंक लायबिलिटी को फॉरेन करेंसी से रुपी में कन्वर्ट करता है, तो क्रिस्टलाइज तभी करता है। तो पहले वाली बात सही है। रिस्क फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। रिस्क एसोसिएटेड विद टेकिंग प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, तो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को आप इंडियन रुपी में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हो ताकि जो है आपको किसी टाइप का लॉस ना हो सके, ठीक है, फ्यूचर में और लॉस ना हो जाए, तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। तो इससे आप अपने जो जो भी आपका जो रिस्क है उसको आप एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट कर रहे हो। थर्ड वाला बात भी सही है। रिस्क फ्रॉम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, ये भी गलत है। कॉल रिस्क का इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस ये होता है कि आपको कहीं से मान लीजिए फॉरेन करेंसी आनी है और आपने जो लोन दिया वो फॉरेन करेंसी में दिया लोन, ठीक है, मान लीजिए किसी यूएसए वाले पर्सन को आपने फॉरेन करेंसी में लोन दिया है, तो पेमेंट नहीं आनी, तो आप क्या कर रहे हो कि फॉरेन करेंसी के लोन को रुपये में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि बाद में आपको कोई एक्सचेंज रेट रिस्क फेस ना करना पड़े। तो इसमें दो फायदा होगा। एक तो आपका जो मतलब ये किया कब जाता है, जब लोन की रिपेमेंट नहीं आनी होती, आपको रिस्क लगता है कि पेमेंट नहीं आएगी, और दूसरा जो आपको ज्यादा लॉस हो सकता है तो उससे आप खुद को बचा लेते हैं। तो दो फायदे इसमें हो जाते हैं। तो इस तरह से था कि कॉल रिस्क कब होता है, तो जब बैंक अपनी लायबिलिटी को क्रिस्टलाइज कर लेता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी जो लायबिलिटी उसको क्रिस्टलाइज कर लेता है, तो उस केस में कॉल रिस्क हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सचेंज रिस्क, इसमें से कौन सी बात सही है एक्सचेंज रिस्क को लेके? पहला, इट अफेक्ट ओनली एक्सपोर्टर, सिर्फ एक्सपोर्टर को इम्पैक्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं, इंपोर्टर को भी उतना ही इम्पैक्ट करता है। इट इज रिलेटेड टू करेंसी फ्लक्चुएशंस, ये बात सही है। एक्सचेंज और इसका वही मतलब है कि करेंसी जो है, मान लीजिए डॉलर $1 के बदले 80 रुपीज मिल रहे हैं, फिर ये 90 हो गया या फिर 70 हो गया, तो बार बार जो करेंसी का जो रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, उसी की वजह से एक्सचेंज रिस्क होता है। तो सेकंड वाली बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इट इज इरेलीवेंट टू इंटरनेशनल मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट में ही काम आती है, इरेलीवेंट बोला है तो ये बात भी गलत हो जाएगी। लास्ट है, इट ओनली इम्पैक्ट इंपोर्टर, ये जो ओनली वर्ड यूज किया इसकी वजह से गलत हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सचेंज रिस्क कब आता है? जब करेंसी का एडवर्स मूवमेंट देखने को मिलता है। करेंसी का एडवर्स मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि अभी $1 के बदले आपको 80 रुपीज देना था, बट अगले ही महीने $1 के बदले आपको 90 रुपीज देना है, तो ये जो आपको लॉस फेस करना पड़ा ₹10 का $1 में, ये आपके लिए एडवर्स मूवमेंट हो जाएगा। इसी वाले रिस्क को हम एक्सचेंज रिस्क बोलते हैं। मान लीजिए आपको यूएसए घूमने जाना है तो आपको डॉलर चाहिए, तो इस महीने आप $1 $80 का खरीद
सकते हो। बट आपने सोचा अभी नहीं, अभी नेक्स्ट महीने जाऊंगा तो मैं नेक्स्ट महीने डॉलर खरीदूंगा, तो नेक्स्ट महीने गए तो पता लगा $1 के लिए आपको 90 रुपीज देना है, तो एक ही महीने में $1 पे आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। ये आपके लिए एक्सचेंज रिस्क हो जाएगा। जो आप करेंसी को एक्सचेंज करा रहे हैं, रुपए के बदले आप जो डॉलर ले रहे हैं, जो करेंसी का आप एक्सचेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको लॉस हो गया, तो लॉस क्या आपका रिस्क ही तो है, तो यही आपका एक्सचेंज रिस्क में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टर्म हर्स्टेड रिस्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो आपका हर्स्टेड रिस्क है, ये किससे लिंक है? क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन, सेटलमेंट या एक्सचेंज। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्रेडिट रिस्क कब होता है? जब आपका बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है। ऑपरेशन रिस्क कब होता है? जब आपका सिस्टम फेलियर हो गया, कोई स्टाफ ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो उस तरह के केस को ऑपरेशन रिस्क बोलते हैं। एक्सचेंज रिस्क तो हमने अभी देखा था ना फ्रेंड्स, कि करेंसी को जो आप एक्सचेंज करा रहे हैं उसका रेट डिफर हो गया, कि मान लीजिए अभी आप घूमने जा रहे हैं तो आपको $1 के बदले सिर्फ 80 रुपए देने हैं बैंक को, लेकिन आप नेक्स्ट महीने गए तो $1 के बदले आपको 90 रुपीज देना है, तो एक ही महीने में आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ गया, तो ये होता है आपका करेंसी एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। जो हर्स्टेड रिस्क है, ये होता है आपका सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क यानी कि टाइम जोन डिफरेंट। आप जानते हैं हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन हो रहा होता है। अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो यूएसए में कुछ और टाइम हो रहा होगा, तो हर कंट्री का अलग अलग टाइम जोन होता है। उस टाइम जोन के हिसाब से वहां का टाइम काम करता है। मान लीजिए जैसे इंडिया में कोई ऑफिस मान लीजिए 10 से 5 बजे का है, पर जब इंडिया में 10 बज रहे होंगे तो उस टाइम पे किसी और कंट्री में कुछ और टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो सबका ऑफिस टाइम के हिसाब से चीजें काम करती है। तो जो टाइम जोन डिफरेंस आता है उसकी वजह से सेटलमेंट रिस्क फेस करना पड़ता है, तो वही आपका हर्स्टेड रिस्क है। तो हर्स्टेड रिस्क में वही था कि सेटलमेंट में दिक्कत आ गई थी। सेटलमेंट मतलब जो हर किसी का ऑफिशियल टाइमिंग है उसी के हिसाब से सेटलमेंट होता है ना, तो टाइम जोन डिफरेंस की वजह से सेटलमेंट रिस्क आया और उसी को जो है हर्स्टेड रिस्क बोला जाता है। सो 3 ओनली यहाँ करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। Hurstead risk refers to the settlement risk that arise due to failure of Germany bank during a currency exchange transaction across। तो वो एक जर्मन बैंक जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया था, क्योंकि सेटलमेंट का टाइम हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है, टाइम जोन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी हिसाब से सेटलमेंट टाइम होता है। तो जर्मन बैंक फेल कर गया था, तो उसी टाइम पे जो रिस्क हुआ था उसी को हर्स्टेड रिस्क या सेटलमेंट रिस्क बोला जाता है। सो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अगर आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चाहिए तो 2 हैंड्स की ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस तो मैं डालती ही रहूंगी, तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी उससे भी हो जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।